कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगे, ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, हाथ थोड़े कांपने लगे, दिमाग एक साथ बहुत सारी बातें सोचने लगे और ऐसा महसूस हो कि बस अभी कुछ खराब हो जाएगा। मजे की बात यह है कि उस समय असली परेशानी बाहर नहीं होती, बल्कि हमारा बॉडी अलार्म मोड में चला जाता है। हमारा ब्रेन एक बहुत पुराने सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। उसका काम है हमें डेंजर से बचाना, लेकिन कई बार उसे असली खतरे और सिर्फ डर वाली फीलिंग में फर्क समझ नहीं आता। मान लो आपको किसी स्टेज पर बोलना है, एग्जाम देने जाना है, इंटरव्यू में बैठना है या किसी नए इंसान से बात करनी है। ऐसी सिचुएशन में ब्रेन सोचता है कि शायद कोई खतरा है, फिर वह पूरे बॉडी को अलर्ट कर देता है। जब ऐसा होता है तो बॉडी के अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। हार्ट फास्ट पंप करने लगता है, मसल्स टाइट होने लगते हैं, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी लड़ने या भागने के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आज की दुनिया में ज्यादातर डर ऐसे नहीं होते जिनसे भागना पड़े। एग्जाम पेपर से भाग नहीं सकते, इंटरव्यू रूम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, स्टेज देखकर भागने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए हमें बॉडी को सिग्नल देना पड़ता है कि सब ठीक है। यहीं पर ब्रीदिंग का मैजिक शुरू होता है। ज्यादातर लोग जब परेशान होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि गहरी सांस लो, लेकिन अक्सर कोई यह नहीं बताता कि कितनी देर तक सांस लेनी है, कितनी देर रोकनी है और कितनी देर छोड़नी है। इसलिए लोग 2-3 बार सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। असल में ब्रीदिंग भी एक स्किल है। जैसे क्रिकेट में सिर्फ बैट पकड़ लेना काफी नहीं होता, सही टाइमिंग भी चाहिए। वैसे ही ब्रीदिंग में सिर्फ हवा अंदर लेना काफी नहीं होता, उसका रिदम भी जरूरी होता है। 6-2-7 ब्रीदिंग रूल इसी रिदम पर काम करता है। इसमें आपको 6 सेकंड्स तक धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, फिर 2 सेकंड्स के लिए रोकनी है, उसके बाद 7 सेकंड्स तक आराम से बाहर छोड़नी है। यह सुनने में बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन इसके पीछे बॉडी का पूरा साइंस छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए एक आसान एग्जाम्पल सोचो। मान लो आपकी साइकिल बहुत तेज चल रही है। अगर आप अचानक ब्रेक जोर से दबा दो तो झटका लगेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे स्पीड कम करो तो साइकिल आराम से रुकती है। हमारा नर्वस सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। जब पैनिक आता है तो बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट तेज धड़कने लगता है, दिमाग ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। 6-2-7 पैटर्न बॉडी की स्पीड को धीरे धीरे नॉर्मल करने का तरीका है। सबसे खास बात है 7 सेकंड्स वाला एक्सहेल, यानी सांस बाहर छोड़ना। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब बॉडी को मैसेज मिलता है कि अब खतरा कम है। इसलिए लंबा एक्सहेल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई बहुत दुखी होकर रोता है तो रोने के बाद उसकी सांस लंबी होने लगती है। जब कोई बहुत थक जाता है तो वह लंबी सांस छोड़ता है। जब कोई राहत महसूस करता है तो उसके मुंह से अपने आप हाँ जैसी आवाज निकलती है। इन सभी चीजों में एक कॉमन बात है, लंबा एक्सहेल। बॉडी को काम करने के लिए यह बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। अब सोचो, 2 लोग एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। पहला इंसान प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। वह अपने डर को इग्नोर कर रहा है, उसका हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है। दूसरा इंसान सिर्फ 15 सेकंड निकालकर 6-2-7 ब्रीदिंग रूल करता है। उसकी बॉडी को पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि सिचुएशन सेफ है। दोनों के पास एक जैसा नॉलेज है, दोनों ने बराबर तैयारी की है, लेकिन परफॉर्मेंस अलग हो सकती है क्योंकि एक का नर्वस सिस्टम कंट्रोल में है और दूसरे का नहीं। ये रूल सिर्फ बड़े कामों के लिए नहीं है। मान लो कोई आपको अचानक डांट दे, या कोई मैसेज देखकर आपका मूड खराब हो जाए, या रिजल्ट आने वाला हो, या किसी दोस्त से झगड़ा हो गया हो। ऐसे समय लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर उस मोमेंट पर सिर्फ एक ब्रीदिंग साइकिल कर ली जाए तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क आ सकता है। कई बार प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि बॉडी पैनिक मोड में होती है, और जब बॉडी पैनिक मोड में होती है तब ब्रेन भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। सोचकर देखो, अगर पानी बहुत हिल रहा हो तो उसमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब सब साफ दिखाई देता है। दिमाग भी ऐसा ही है। जब अंदर बहुत हलचल होती है तो सोचने की पावर कम हो जाती है। जब ब्रीदिंग स्टेबल होती है तो ब्रेन को बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। हम हार्ट को नहीं कह सकते कि अभी धीरे धड़क, हम ब्लड प्रेशर को कमांड नहीं दे सकते कि अभी कम हो जा। लेकिन ब्रीदिंग एक ऐसा ब्रिज है जिस पर हमारा कंट्रोल भी है और उसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम से भी है। यानी सांस के जरिए हम बॉडी के अंदर चल रही कई प्रोसेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को दुनिया भर में एथलीट्स, सोल्जर्स, पब्लिक स्पीकर्स और
परफॉर्मर्स यूज करते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है तब उन्हें सिर्फ स्किल नहीं बचाती, काम माइंड भी बचाता है। और काम माइंड अक्सर काम ब्रीदिंग से शुरू होता थे। एक छोटी सी बात याद रखो, इस टेक्निक का मकसद डर को खत्म करना नहीं है। डर पूरी तरह गायब नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम की परवाह है तो थोड़ा नर्वस फील होगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। अगर किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो तो एक्साइटमेंट भी होगी। ये सब नॉर्मल है। गोल ये नहीं कि फीलिंग खत्म हो जाए, गोल ये है कि फीलिंग आपको कंट्रोल न करे। जैसे घोड़ा यूजफुल है, लेकिन अगर वह बेकाबू हो जाए तो मुश्किल पैदा करता है, वैसे ही इमोशंस भी यूजफुल हैं, बस उन्हें डायरेक्शन चाहिए। 6-2-7 ब्रीडिंग रूल वही डायरेक्शन देने का एक सिंपल तरीका है। इसे सिर्फ इमरजेंसी टूल मत समझो। अगर आप दिन में 2-3 बार भी प्रैक्टिस करते हो तब बॉडी इस पैटर्न की आदत बनाने लगती है। फिर जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो ब्रीदिंग कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है। शुरुआत में बैलेंस रखना मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद बॉडी खुद बैलेंस संभालने लगती है। ब्रीदिंग कंट्रोल भी एक तरह का मेंटल बैलेंस है। धीरे धीरे बॉडी सीख जाती है कि पैनिक आने पर क्या करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई स्पेशल प्लेस नहीं चाहिए। आप स्कूल में हो सकते हो, बस में बैठे हो सकते हो, ऑफिस में हो सकते हो, रूम में अकेले हो सकते हो, कहीं भी इसे किया जा सकता है। और कोई ये भी नहीं समझ पाएगा कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। सिर्फ 6 सेकेंड्स इनहेल, 2 सेकेंड्स होल्ड, 7 सेकेंड्स एक्सहेल, बस इतना। कई बार जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत बड़ा नहीं होता। कभी कभी छोटा सा चेंज पूरे एक्सपीरियंस को बदल देता है। जब बॉडी भागने जैसी फीलिंग दे रही हो तब खुद को याद दिलाओ कि पहले सांस संभालनी है। जब दिमाग बहुत तेज भाग रहा हो तब खुद को याद दिलाओ कि पहले रिदम वापस लानी है। जब अंदर नॉइज ज्यादा हो तब पहले ब्रीदिंग को स्मूथ बनाना है, क्योंकि अक्सर स्ट्रेंथ का मतलब ज्यादा जोर लगाना नहीं होता। कई बार स्ट्रेंथ का मतलब होता है खुद को शांत रखना जब अंदर सब कुछ तेज चल रहा हो। और हैरानी की बात यह है कि उस शांति की शुरुआत सिर्फ 15 सेकंड से हो सकती है। 6 सेकंड अंदर, 2 सेकंड रुकना और 7 सेकंड बाहर। इतना छोटा सा पैटर्न, लेकिन सही समय पर यही पैटर्न पूरे मोमेंट को बदल सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद को बार बार बड़ी बातें बोलना, जैसे मैं सबसे शानदार हूं, मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं नंबर 1 हूं, मैं सबको हरा दूंगा। सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे कुछ भी बोलकर मना लिया जाए। ब्रेन हर समय प्रूफ ढूंढता है। उसे एविडेंस चाहिए, उसे रीजन चाहिए। मान लो किसी को स्विमिंग नहीं आती और उसे पानी में उतरने से डर लग रहा है। अगर वो खुद से बोले कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर हूं, तो क्या उसका डर तुरंत गायब हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अंदर बैठा ब्रेन कहेगा, भाई मुझे सच पता है। यही वजह है कि कई बार फेक पॉजिटिविटी काम नहीं करती। जब हम खुद को ऐसी बात बोलते हैं जिस पर हमारा अपना ब्रेन विश्वास नहीं करता, तो अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। मुंह कुछ और कह रहा होता हुई है और दिमाग कुछ और। इसीलिए परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का आइडिया इतना पावरफुल है। इसका मतलब है कि खुद को यह मत बताओ कि तुम क्या बनोगे, खुद को यह बताओ कि तुम्हें क्या करना है। फर्क छोटा लगता है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। सोचो, एक बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है। अगर वो खुद से कहे कि मुझे सेंचुरी मारनी है, मुझे हीरो बनना है, मुझे सबकी तारीफ चाहिए, तो उसका पूरा ध्यान फ्यूचर पर चला जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से कहे कि बॉल पर नजर रखनी है, बैट सीधा रखना है और हर शॉट आराम से खेलना है, तो उसका ध्यान उस काम पर रहेगा जो अभी उसके हाथ में है। यही परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है। ये रिजल्ट की जगह एक्शन पर फोकस करता है, और एक्शन हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। रिजल्ट कभी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यही बात लाइफ के लगभग हर एरिया में लागू होती है। कई स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाने से पहले सोचते रहते हैं कि 95% आने चाहिए, रैंक आनी चाहिए, टॉपर बनना है। जितना ज्यादा वे रिजल्ट के बारे में सोचते हैं उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट खुद से कहे कि सवाल ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आसान क्वेश्चंस पहले करने हैं, तो उसका माइंड ज्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि अब उसका फोकस उस चीज पर है जिसे वो अभी कर सकता है। ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस पसंद है, ब्रेन को कंफ्यूजन पसंद नहीं। अगर आप किसी ड्राइवर से कहो कि जल्दी पहुंचना है, तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं हुई।
लेकिन अगर कहो कि इस रोड से जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर ब्रिज क्रॉस करो, तो काम आसान हो जाता है। ब्रेन भी ऐसा ही है। उसे डायरेक्शन चाहिए, उसे मैप चाहिए, उसे नेक्स्ट स्टेप चाहिए। जब आप कहते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो ब्रेन पूछता है कैसे। जब आप कहते हो कि मुझे परफेक्ट बनना है, तो ब्रेन पूछता है क्या करना है। लेकिन जब आप कहते हो कि अभी 20 मिनट सिर्फ यही टास्क करना है, तो ब्रेन को रास्ता दिख जाता है। यही वजह है कि परफॉर्मेंस स्टेटमेंट प्रैक्टिकल होता है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें क्लियर एक्शन होता है। एक और मजेदार बात समझो, जब लोग नर्वस होते हैं तब उनका दिमाग फ्यूचर में भागने लगता है। अगर गलती हो गई तो क्या होगा, अगर लोग हंस दिए तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर चीजें खराब हो गई तो क्या होगा। यानी पूरा फोकस उन चीजों पर चला जाता है जो अभी हुई ही नहीं है। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट उस भागते हुए माइंड को वापस वर्तमान में लाता है। वह कहता है कि अभी सिर्फ अगला कदम देखो, बस वही करो। मान लो आपको किसी नए ग्रुप में जाना है जहां आप किसी को नहीं जानते। अगर आप सोचते रहोगे कि सब मुझे पसंद करेंगे या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कूल लगूंगा या नहीं, तो नर्वसनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहो कि 3 लोगों से हेलो बोलना है, नाम पूछना है और मुस्कुराकर बात करनी है, तो काम आसान लगने लगेगा। ध्यान दो, यहां फोकस अप्रूवल पर नहीं है, फोकस बिहेवियर पर है, और बिहेवियर हमारे हाथ में होता है। यही सीक्रेट है। कई बार हम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है, हमें परफेक्ट दिखना है, हमें कभी गलती नहीं करनी। लेकिन परफॉर्मेंस स्टेटमेंट हमें याद दिलाता है कि परफेक्ट बनना हमारा काम नहीं है, अपना बेस्ट एक्शन लेना हमारा काम है। बाकी चीजें बाद में आती हैं। एक गार्डनर को देखो, वो रोज पौधे को पानी देता है, धूप मिलने देता है, मिट्टी का ध्यान रखता है, लेकिन वह हर घंटे पौधे को खींचकर लंबा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ग्रोथ एक्शन के बाद अपने समय पर आती है। हम लोग अक्सर उल्टा करते हैं। हम ग्रोथ चाहते हैं लेकिन एक्शन भूल जाते हैं। हम रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस छोड़ देते हैं। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट प्रोसेस की तरफ वापस ले जाता है। ये कहता है कि आज क्या करना है, अभी क्या करना है, अगला कदम क्या है, बस वहीं ध्यान दो। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब आप खुद को चैंपियन, जीनियस, विनर जैसे बड़े लेबल्स देते हो, तो कभी कभी प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपको हर समय खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन जब आप खुद को सिर्फ टास्क बताते हो, तब माइंड हल्का महसूस करता है। अब उसे एक्टिंग नहीं करनी, अब उसे प्रूव नहीं करना, अब उसे बस काम करना है। और अक्सर सबसे अच्छे रिजल्ट्स वहीं आते हैं जहां इंसान प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह सिर्फ परफॉर्म कर रहा होता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रूव और परफॉर्म दोनों अलग चीजें हैं। प्रूव करने वाला इंसान सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परफॉर्म करने वाला इंसान सोचता है कि मुझे अभी क्या करना है। पहला इंसान ऑडियंस में खो जाता है, दूसरा अपने काम में, और ज्यादातर बार दूसरा इंसान ज्यादा अच्छा करता है। एक फुटबॉल प्लेयर मैदान में उतरता है। अगर वह सिर्फ ट्रॉफी के बारे में सोचता रहे तो शायद उसका फोकस टूट जाए। लेकिन अगर वह बॉल कंट्रोल, पासिंग और पोजीशनिंग पर ध्यान दे, तो ट्रॉफी जीतने का चांस अपने आप बढ़ जाता है। यानी जितना ज्यादा हम एक्शन पर फोकस करते हैं, उतना ही आउटकम इंप्रूव होने लगता है। ये थोड़ा उल्टा लगता है लेकिन सच है। कई बार रिजल्ट का पीछा छोड़ने से रिजल्ट बेहतर हो जाता है, क्योंकि तब हमारा ध्यान सही जगह होता है। अब एक छोटी सी आदत की बात करते हैं। जब भी कोई बड़ा काम सामने आए, खुद से एक सवाल पूछो। मुझे क्या बनना है ये मत पूछो, मुझे अभी क्या करना है ये पूछो। ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये माइंड को फ्यूचर की धुन से निकाल कर प्रेजेंट में ले आता है, और प्रेजेंट ही वह जगह है जहां कुछ बदल सकता है। फ्यूचर सिर्फ सोचने की जगह है, एक्शन हमेशा प्रेजेंट में होता है। एक कारपेंटर जब लकड़ी काटता है तो उसका ध्यान पूरे घर पर नहीं होता। वह पहले एक सही कट लगाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरा घर बन जाता है। अगर वह शुरुआत में ही पूरे घर की चिंता करने लगे तो शायद काम मुश्किल हो जाए। लाइफ भी ऐसी ही है। बड़े गोल्स छोटे एक्शन से बनते हैं, बड़ी जीत छोटे स्टेप्स से आती है, और छोटे स्टेप्स को याद रखने का सबसे आसान तरीका है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। यह आपको ड्रीम छोड़ने के लिए नहीं कहता, यह सिर्फ इतना कहता है कि ड्रीम को कुछ देर के लिए साइड में रखो और काम पर ध्यान दो, क्योंकि ड्रीम डायरेक्शन देता है, लेकिन एक्शन मूवमेंट देता है। डायरेक्शन बिना मूवमेंट के बेकार है, और मूवमेंट बिना डायरेक्शन के भटकाव है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन काम शुरू हमेशा एक्शन से होता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए, खुद को बड़ी बड़ी बातें मत सुनाओ। अपने ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो। उसे बताओ कि पहला कदम क्या है, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
ब्रेन को यही लैंग्वेज सबसे ज्यादा समझ आती है, क्योंकि ब्रेन को टाइटल नहीं चाहिए, ब्रेन को टास्क चाहिए, उसे क्राउन नहीं चाहिए, उसे नेक्स्ट मूव चाहिए। और जब नेक्स्ट मूव साफ दिखाई देने लगता है तब डर थोड़ा छोटा लगने लगता है, कंफ्यूजन कम होने लगता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप बनना शुरू हो जाता है। सच्चा कॉन्फिडेंस खुद को महान बोलने से नहीं आता। सच्चा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका ब्रेन बार बार देखता है कि आपने जो एक्शन तय किया था आपने वह पूरा किया। फिर वह धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगता है। और जब आपका अपना ब्रेन आप पर भरोसा करने लगे तब किसी फेक पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपके शब्द नहीं, आपके एक्शंस बोलते हैं। हमारा ब्रेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करता है। कई बार जो बात असल में हो रही होती है और जो बात हम अपने दिमाग में बार बार इमेजिन करते हैं, दोनों का असर थोड़ा मिलता जुलता हो सकता है। इसलिए अगर कोई इंसान पूरे दिन सिर्फ अपनी गलतियां, डर और फेलियर्स याद करता रहे तो उसका मूड धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। और अगर कोई अपने दिमाग को सही तस्वीरें दिखाना सीख जाए तो उसका कॉन्फिडेंस भी बदल सकता है। यही वजह है कि कई टॉप परफॉर्मर्स एक खास टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, विजुअलाइजेशन का मतलब यह नहीं कि आप बिस्तर पर लेटकर करोड़पति बनने के सपने देखते रहो और फिर कुछ मत करो। वह डे ड्रीमिंग है, उससे लाइफ नहीं बदलती। असल विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन देना। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो। जब कोई मूवी डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो शूटिंग शुरू होने से पहले उसके दिमाग में पूरा सीन चल चुका होता है। उसे पता होता है कैमरा कहाँ होगा, एक्टर क्या करेगा और सीन कैसा दिखेगा। वह पहले पिक्चर देखता है, फिर एक्शन लेता है। हम भी अपने माइंड के डायरेक्टर बन सकते हैं। यही आइडिया है 3 पार्ट मेंटल मूवी का। इसे हाईलाइट रील भी कहा जाता है। हाईलाइट रील का मतलब होता है आपकी बेस्ट मोमेंट्स की छोटी मूवी। जैसे क्रिकेट मैच के बाद टीवी पर सिर्फ बेस्ट शॉट्स दिखाए जाते हैं, हर बॉल नहीं दिखाई जाती, सिर्फ खास मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। वैसे ही आपको अपने ब्रेन को हर समय अपनी हार, एम्बैरेसमेंट और प्रॉब्लम्स नहीं दिखानी है, उसे अपनी अच्छी मोमेंट्स भी याद दिलानी है। इस मेंटल मूवी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है अपने पास्ट की जीतों को देखना। अब यहां जीत का मतलब सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे पास याद करने के लिए कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान की लाइफ में छोटी बड़ी जीतें होती हैं। शायद आपने पहली बार साइकिल सीखी थी, शायद कभी क्लास में आंसर दिया था, शायद किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था, शायद किसी मुश्किल चैप्टर को समझ लिया था, शायद किसी की मदद की थी, शायद कोई ऐसा काम किया था जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। ये सब विन्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन अक्सर फेलियर्स को ज्यादा याद रखता है। अगर दिन में 10 अच्छी बातें हों और एक खराब बात हो जाए तो रात को दिमाग उसी खराब बात को पकड़कर बैठ जाता है। इसलिए हाईलाइट रील का पहला काम है ब्रेन को याद दिलाना कि तुम पहले भी अच्छा कर चुके हो। जब आप अपनी किसी पुरानी सक्सेस को याद करते हो तो सिर्फ घटना मत देखो, उस समय की फीलिंग भी महसूस करने की कोशिश करो। सोचो उस दिन आप कैसे मुस्कुराए थे, कैसा लगा था, किस बात पर गर्व हुआ था, किस वजह से खुशी मिली थी। जितना डिटेल में जाओगे उतना ब्रेन उस मेमोरी से कनेक्ट करेगा। यह खुद को धोखा देना नहीं है, यह सच याद करना है। क्योंकि अक्सर हम अपनी जीतों को भूल जाते हैं और अपनी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। पहला पार्ट ब्रेन को यह याद दिलाता है कि तुम पहले भी चैलेंजेस हैंडल कर चुके हो। अब आता है दूसरा पार्ट। यह सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। इसमें आपको उस काम की मूवी चलानी है जो आज होने वाला है। ध्यान देना, यहां सिर्फ रिजल्ट नहीं देखना, प्रोसेस देखना है। मान लो आज कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप उसे आराम से कर रहे हो। आपका फोकस बना हुआ है, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आप शांत हो, आप प्रेजेंट हो, यानी ब्रेन को पहले से रिहर्सल करवा रहे हो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई सिंगर स्टेज पर जाने से पहले प्रैक्टिस करता है। वह सिर्फ ऑडियंस की तालियां इमेजिन नहीं करता, वे गाना भी रिहर्स करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रैक्टिस से बनती है। मेंटल रिहर्सल भी एक तरह की प्रैक्टिस है, ब्रेन को पहले से रास्ता दिखाना। कई बार जब कोई नया काम सामने आता है तो ब्रेन उसे अननोन समझता है। अननोन चीजें अक्सर डर पैदा करती हैं, लेकिन जब आपने उसे पहले से अपने माइंड में कई बार देखा होता है तो वह थोड़ा फेमिलियर लगने लगता है। अब वह पूरी तरह नया नहीं लगता। यही वजह है कि कई एथलीट्स कंपटीशन से पहले अपने पूरे परफॉर्मेंस की मेंटल प्रैक्टिस करते हैं। वे हर मूवमेंट इमेजिन करते हैं, क्योंकि ब्रेन प्रेपरेशन पसंद करता है, उसे सरप्राइज कम पसंद है। अब आता है तीसरा पार्ट। यह हिस्सा सबसे इमोशनल होता है। इसमें आपको अपना फाइनल गोल अचीव होने के बाद वाली फीलिंग महसूस करनी है। ध्यान रहे, सिर्फ
चीज मत देखो, फीलिंग महसूस करो। क्योंकि लाइफ में असल में हम चीजें नहीं चाहते, हम फीलिंग्स चाहते हैं। कोई नई साइकिल इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे लोहे का ढांचा पसंद है, उसे खुशी चाहिए। कोई अच्छे मार्क्स सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं चाहता, उसे अचीवमेंट की फीलिंग चाहिए। कोई बिजनेस सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं बनाता, उसे फ्रीडम और प्राइड की फीलिंग चाहिए। इसलिए तीसरे पार्ट में अपने गोल के पीछे छिपी फीलिंग को महसूस करना होता है। मान लो आपका कोई बड़ा ड्रीम है, कुछ पल के लिए इमेजिन करो कि वह पूरा हो चुका है। अब अपने आप से पूछो, कैसा महसूस हो रहा है? क्या चेहरे पर स्माइल है? क्या दिल हल्का लग रहा है? क्या अंदर एक्साइटमेंट है? क्या सेटिस्फैक्शन है? उस फीलिंग को कुछ सेकंड्स तक पकड़ कर रखो। ये पार्ट ब्रेन को डायरेक्शन देता है, जैसे किसी जीपीएस को डेस्टिनेशन बताई जाती है। अब उसे पता है कि जाना कहाँ है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ तीसरा पार्ट करके रुकना नहीं है। यही गलती बहुत लोग करते हैं, वे सिर्फ सपने देखते रहते हैं। इस टेक्निक में पहले पास्ट सक्सेस आती है, फिर प्रेजेंट एक्शन आता है, फिर फ्यूचर फीलिंग आती है। यानी तीनों चीजें साथ चलती हैं। यही इसे पावरफुल बनाती हैं। अगर सिर्फ पास्ट देखोगे तो नॉस्टैल्जिया में फंस सकते हो। अगर सिर्फ फ्यूचर देखोगे तो फैंटेसी में खो सकते हो। अगर सिर्फ प्रेजेंट देखोगे तो मोटिवेशन कम पड़ सकती है। लेकिन जब तीनों जुड़ते हैं तब बैलेंस बनता है। पास्ट कहता है कि तुम पहले भी कर चुके हो, प्रेजेंट कहता है कि अभी क्या करना है, फ्यूचर कहता है कि यह सब क्यों करना है। और यही कॉम्बिनेशन ब्रेन को मजबूत बनाता है। एक और मजेदार बात समझो, जब लोग बार बार अपनी प्रॉब्लम्स की मूवी चलाते हैं तो वे बिना जाने नेगेटिव हाईलाइट रील बना लेते हैं। वे रोज वही सीन्स दोहराते हैं, वही रिग्रेट्स, वही डर, वही फेलियर्स, वही डिसअपॉइंटमेंट्स। धीरे धीरे ब्रेन उन्हें नॉर्मल मानने लगता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अच्छी मेमोरीज, अच्छे एक्शंस और अच्छी पॉसिबिलिटीज की मूवी चलाते हो तो ब्रेन को एक नया पैटर्न मिलता है। वह सिर्फ डेंजर स्कैनर बनकर नहीं रहता, वह अपॉर्चुनिटी फाइंडर भी बनने लगता है। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट कोई बड़ा टाइम नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे 10-10 मिनट स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन अगर वही कुछ मिनट अपने माइंड को ट्रेन करने में लगाए जाएं तो उसका असर अलग हो सकता है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो रातों रात लाइफ बदल दे। असल फायदा इस बात में है कि आप अपने ब्रेन को हर दिन किस तरह की पिक्चर्स दिखा रहे हो, क्योंकि ब्रेन वही रास्ता मजबूत करता है जिस पर बार बार चला जाए। अगर उसे बार बार डर दिखाओगे तो डर मजबूत होगा। अगर उसे बार बार शक दिखाओगे तो डाउट मजबूत होगा। अगर उसे बार बार सही एक्शंस और अच्छी मेमोरीज दिखाओगे तो कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। और कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक आसमान से गिर जाए, वह धीरे धीरे बनता है। एक मेमोरी से, एक एक्शन से, एक छोटी जीत से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। और एक दिन आपको महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए रोज कुछ मिनट अपने माइंड की स्क्रीन पर यह 3 हिस्सों वाली मूवी चलाओ। पहले याद करो कि तुम पहले भी अच्छा कर चुके हो, फिर देखो कि आज का काम कैसे करना है, फिर महसूस करो कि मंजिल तक पहुंचने के बाद कैसा लगेगा। धीरे धीरे ब्रेन को एक नई आदत मिलने लगेगी। हार की नहीं, कोशिश की, घबराहट की नहीं, तैयारी की, शक की नहीं, भरोसे की। और यही छोटी छोटी मेंटल प्रैक्टिस समय के साथ बड़ी ताकत बन जाती है। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने कभी प्रॉब्लम ना आए। चाहे कोई स्टूडेंट हो, वर्कर हो, बिजनेस ओनर हो, एथलीट हो या कोई बहुत फेमस पर्सन ही क्यों ना हो, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है जो उसके प्लान के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम नहीं हराती, उन्हें प्रॉब्लम के बारे में लगातार सोचते रहना हरा देता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये रोज की जिंदगी में दिखाई देती है। मान लो किसी का दिन खराब शुरू हो गया, एक छोटी सी चीज गलत हो गई। अब वह इंसान उस एक बात को बार बार सोच रहा है, फिर उसी के बारे में अपने मन में डिस्कशन कर रहा है, फिर इमेजिन कर रहा है कि आगे क्या क्या खराब हो सकता है, फिर सोच रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। धीरे धीरे प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं रहती जितनी बड़ी उसकी मेंटल मूवी बन जाती है। यहीं पर रिलेंटलेस सॉल्यूशन फोकस का आइडिया काम आता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉब्लम को देखो, समझो, लेकिन उसके अंदर घर बनाकर मत बैठ जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम में फंस जाना खतरनाक है। दोनों अलग चीजें ही हैं। एक छोटा बच्चा अगर रास्ते में गड्ढा देखता है तो वह 2 काम कर सकता है।
पहला, वह खड़ा होकर पूरे दिन गड्ढे को देखता रहे। दूसरा, वह रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाए। गड्ढा दोनों ने देखा, फर्क सिर्फ इतना है कि एक वहीं अटक गया और दूसरा आगे निकल गया। यही फर्क सोचने और सॉल्यूशन ढूंढने में होता है। जब कोई परेशानी आती है तब थोड़ा दुखी होना नॉर्मल है, थोड़ा अपसेट होना भी नॉर्मल है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आना भी नॉर्मल है। आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। फीलिंग्स आएंगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि फीलिंग्स आएंगी या नहीं। सवाल ये है कि फीलिंग्स कितनी देर तक स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठी रहेंगी। क्योंकि अगर इमोशंस गाड़ी चलाने लगें तो रास्ता अक्सर गलत हो जाता है। RSF का एक सिंपल रूल है, 60 सेकेंड्स। मतलब जब कोई प्रॉब्लम आए तब उसे नोटिस करो, समझो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद खुद से पूछो कि अब अगला कदम क्या है। यहीं से फर्क शुरू होता है। कई लोग प्रॉब्लम कलेक्टर बन जाते हैं। वे हर मुश्किल को जमा करते रहते हैं, हर शिकायत को पकड़ कर रखते हैं, हर डिसअपॉइंटमेंट को रिपीट करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनका माइंड इतना हैवी क्यों लगता है। जरा सोचो, अगर कोई किसान खेत में खरपतवार देखकर पूरा दिन सिर्फ उसी को देखता रहे तो फसल नहीं उगेगी। उसे कुछ समय बाद काम शुरू करना पड़ेगा, उसे मिट्टी संभालनी पड़ेगी, उसे बीज डालने होंगे, उसे पानी देना होगा। यानी ध्यान सिर्फ समस्या पर नहीं, समाधान पर भी जाना चाहिए। असल में ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस करते हो, ब्रेन उसे बड़ा बनाना शुरू कर देता है। अगर आप लगातार मुश्किल पर ध्यान देते रहो तो वह और बड़ी लगने लगती है। अगर आप लगातार अगले कदम पर ध्यान दो तो रास्ता दिखने लगता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम्स कम फेस करते हो। अक्सर वे बस जल्दी स्विच करना जानते हैं। वे जल्दी पूछते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। यही उनका सीक्रेट होता है। मान लो आपका साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, किसने पंक्चर किया, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आज ही क्यों हुआ, अगर ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता। दूसरा ऑप्शन, ठीक है पंक्चर हो गया, अब रिपेयर शॉप कहाँ है, किससे मदद ले सकता हूं, अगला स्टेप क्या है, ध्यान दो। पहले ऑप्शन में एनर्जी खर्च हो रही है, दूसरे ऑप्शन में प्रोग्रेस हो रही है। और लाइफ प्रोग्रेस से बदलती है, फ्रस्ट्रेशन से नहीं। एक और बात समझो, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ब्रेन अक्सर कंट्रोल खो देता है। उसे लगता है कि सब कुछ गलत हो गया, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर सिचुएशंस में कुछ न कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। हो सकता है पूरी प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन अगला छोटा कदम अक्सर हमारे कंट्रोल में होता है। RSF उसी छोटे कदम को ढूंढने की कला है। ये नहीं पूछता कि पूरी दुनिया कैसे बदलोगे, ये पूछता है कि अभी क्या कर सकते हो, अभी यहीं इस मोमेंट में। यही इसकी ताकत है। क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स अक्सर हमें डरा देते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस मैनेजेबल लगते हैं। मान लो किसी के सामने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो पूरे प्रोजेक्ट को देखकर घबरा सकता है, लेकिन अगर वह सिर्फ पहला पेज खोल दे, पहला नोट लिख दे, पहला कॉल कर दे तो मूवमेंट शुरू हो जाती है। और मूवमेंट बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि जब इंसान एक्शन लेता है तब उसे लगता है कि वह हेल्पलेस नहीं है, वह कुछ कर सकता है। और ये फीलिंग कॉन्फिडेंस को वापस लाती है। कई लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर एक्शन होगा, लेकिन अक्सर उल्टा होता है। पहले एक्शन होता है फिर मोटिवेशन आती है। RSF इसी प्रिंसिपल पर चलता है। ये आपको वेट नहीं करने देता, ये आपको मूव करने को कहता है। चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। एक छोटी बोट को देखो, अगर वह समुद्र में खड़ी रहे तो लहरें उसे इधर उधर धकेलती रहेंगी, लेकिन जैसे ही इंजन चालू होता है डायरेक्शन मिलने लगती है। एक्शन भी वही इंजन है, प्रॉब्लम की लहरें रहेंगी, लेकिन मूवमेंट आपको दिशा देती है। अब एक मजेदार सवाल सोचो, अगर कोई दोस्त गिर जाए तो क्या आप उसके पास बैठकर पूरे दिन यही बोलोगे कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ? नहीं, कुछ देर बाद आप कहोगे चल अब उठते हैं, देखते हैं क्या करना है। यही बात खुद के साथ भी करनी चाहिए। हम अक्सर दूसरों को अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। खुद के मामले में हम प्रॉब्लम को पकड़कर बैठे रहते हैं। RSF खुद का अच्छा दोस्त बनने की स्किल है। जब लाइफ मुश्किल लगे तब खुद को धीरे से बोलना कि ठीक है, सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब अगला कदम क्या है। यह सवाल जादू जैसा लगता है, क्योंकि ये माइंड को शिकायत से सॉल्यूशन की तरफ घुमाता है, और डायरेक्शन बदलते ही सोच बदलने लगती है। एक और चीज याद रखो, हर प्रॉब्लम का तुरंत परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। कई बार सिर्फ छोटा इंप्रूवमेंट मिलेगा और वही काफी है। RSF परफेक्शन नहीं मांगता, ये प्रोग्रेस मांगता है। बहुत लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। जब तक परफेक्ट आंसर नहीं मिलता वे कुछ नहीं करते। लेकिन जिंदगी में परफेक्ट आंसर्स कम मिलते हैं। अक्सर छोटे छोटे आंसर्स मिलते हैं और वही मिलकर बड़ा चेंज बनाते हैं।
जैसे एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनती है, वैसे ही एक एक सॉल्यूशन जोड़कर बड़ी प्रॉब्लम हल होती है। अगर किसी कमरे में अंधेरा हो तो पूरा सूरज अंदर नहीं लाना पड़ता, एक छोटा बल्ब भी काफी होता है। उसी तरह हर मुश्किल समय में पूरी जिंदगी ठीक करने की जरूरत नहीं होती, बस अगला यूजफुल कदम ढूंढना होता है। यही आरएसएफ की असली ताकत है। यह आपको प्रॉब्लम इग्नोर करना नहीं सिखाता, यह आपको प्रॉब्लम का गुलाम बनने से बचाता है। यह आपको रियलिटी से भागना नहीं सिखाता, यह आपको रियलिटी के अंदर काम करना सिखाता है। यह आपको ये नहीं कहता कि सब अच्छा है, यह कहता है कि जो है उसे देखो और फिर कुछ करो। यही वजह है कि यह अप्रोच प्रैक्टिकल लगती है। इसमें फैंटेसी नहीं है, इसमें एक्शन है, इसमें बहाने नहीं है, इसमें नेक्स्ट मूव है। और अक्सर जिंदगी उन्हीं लोगों की तरफ झुकती है जो नेक्स्ट मूव ढूंढ लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पर बैठे रहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक छोटा एक्शन भी चीजों को नई दिशा दे सकता है। इसलिए अगली बार जब कुछ उल्टा हो जाए तो खुद को 60 सेकंड दो, फीलिंग्स को आने दो, सिचुएशन को समझो, लेकिन उसके बाद एक सवाल जरूर पूछो, अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में इस हालत को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं कौन सा एक काम कर सकता हूं। बस वही करो, फिर अगला कदम देखो, फिर उसके बाद वाला। धीरे धीरे रास्ता बनने लगेगा, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होते। अक्सर वे लोग आगे बढ़ते हैं जो मुश्किल समय में भी सॉल्यूशन की तरफ देखना नहीं छोड़ते। एक बहुत मजेदार बात है जो ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते। इंसान पहले अपने बारे में एक कहानी बनाता है, फिर उसी कहानी के हिसाब से जीना शुरू कर देता है। अगर कोई अंदर से मान ले कि वह हमेशा लेट आने वाला इंसान है तो वह अक्सर लेट ही पहुंचेगा। अगर कोई खुद को केयरलेस समझता है तो वह छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करेगा। अगर कोई मान ले कि वह जल्दी हार मानने वाला इंसान है तो मुश्किल आते ही उसका मन पीछे हटने लगेगा। यानी हमारी लाइफ सिर्फ हैबिट्स से नहीं चलती, हमारी आइडेंटिटी भी उसे चलाती है। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम खुद को क्या समझते हैं। जब कोई पूछे कि तुम कैसे इंसान हो तो जो जवाब अंदर से आता है वही आइडेंटिटी होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग अपनी आइडेंटिटी को पुराने लेबल्स से बांध लेते हैं। कोई कहता है मैं तो आलसी हूं, कोई कहता है मेरा फोकस कभी नहीं बनता, कोई कहता है मैं लकी नहीं हूं, कोई कहता है मैं शुरू तो करता हूं लेकिन पूरा नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ वर्ड्स नहीं रहती, ये अंदर की प्रोग्रामिंग बन जाती हैं। फिर ब्रेन हर जगह उसी बात का प्रूफ ढूंढना शुरू कर देता है। अगर कोई खुद को कमजोर मानता है तो उसे अपनी कमजोरी ज्यादा दिखाई देगी। अगर कोई खुद को इनकेपेबल मानता है तो छोटी गलती भी उसे बड़ी लगेगी। ब्रेन हमेशा उस कहानी को सच साबित करने की कोशिश करता है जिस पर वह विश्वास करता है। इसीलिए आइडेंटिटी स्टेटमेंट इतना पावरफुल होता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। बहुत लोग आइडेंटिटी बनाते समय सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं। मैं महान हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूं, मैं दुनिया बदल दूंगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कई बार यह हवा में उड़ती हुई बात लगती है, क्योंकि ब्रेन पूछता है अच्छा ठीक है, लेकिन करते क्या हो। यहीं पर इस मेथड की खास बात आती है। आइडेंटिटी को एक्शन से जोड़ो। सिर्फ ये मत बताओ कि तुम कौन हो, यह भी बताओ कि तुम क्या करते हो, क्योंकि असली आइडेंटिटी वर्ड्स से नहीं बिहेवियर से बनती है। मान लो दो लोग हैं, पहला बोलता है कि मैं फिटनेस लवर हूं, दूसरा बोलता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करता है। ध्यान से देखो, पहले स्टेटमेंट में सिर्फ लेबल है, दूसरे स्टेटमेंट में एक्शन है, और एक्शन ब्रेन को ज्यादा रियल लगता है। इसीलिए फॉर्मूला है सेल्फ इमेज प्लस एक्शन। यानी पहले बताओ कि तुम खुद को कैसा इंसान मानते हो, फिर बताओ कि वह इंसान रोज क्या करता है। यही कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी को मजबूत बनाता है। एक छोटा बच्चा जब बार बार सुनता है कि वह जिम्मेदार है तो शायद उसे पूरी बात समझ ना आए, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि वह ऐसा बच्चा है जो अपने खिलौने खेल के बाद सही जगह रखता है तो पिक्चर साफ हो जाती है। अब उसे पता है कि जिम्मेदारी दिखती कैसी है। ब्रेन को यही चाहिए, क्लियर पिक्चर, क्लियर बिहेवियर, क्लियर एग्जाम्पल। जब आइडेंटिटी एक्शन से जुड़ती है तब वह मजबूत होने लगती है। सोचो कोई कहता है कि मैं रीडर हूं, यह ठीक है, लेकिन अगर वह कहे कि मैं ऐसा रीडर हूं जो हर रात सोने से पहले 10 पेजेस पढ़ता है, तो आइडेंटिटी और मजबूत हो जाती है। अब ब्रेन के पास प्रूफ भी है, और प्रूफ हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है लेकिन प्रूफ टिकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, हम अक्सर गोल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन आइडेंटिटी गोल्स से ज्यादा ताकतवर होती है। गोल कहता है कि मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, आइडेंटिटी कहती है कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखने वाला इंसान हूं। गोल कहता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है,
आइडेंटिटी कहती है कि मैं रोज सीखने वाला इंसान हूं। गोल पूरा होने के बाद खत्म हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी लंबे समय तक रहती है। इसीलिए कई लोग गोल अचीव करने के बाद फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिहेवियर बदला था, आइडेंटिटी नहीं। असल चेंज तब होता है जब इंसान अपने बारे में नई कहानी लिखता है, लेकिन वह कहानी जमीन पर खड़ी होनी चाहिए, सिर्फ इमेजिनेशन पर नहीं, सिर्फ विशफुल थिंकिंग पर नहीं, एक्शन पर। मान लो कोई अपने रूम को हमेशा बिखरा छोड़ देता है। अगर वह रोज खुद से कहे कि मैं ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूं तो शायद ज्यादा असर ना हो, लेकिन अगर वह कहे कि मैं ऐसा इंसान हूं जो हर रात सोने से पहले 5 मिनट रूम साफ करता है, तो बात अलग हो जाती है। अब आइडेंटिटी और एक्शन जुड़ गए। अब ब्रेन को समझ आ गया कि ऑर्गेनाइज दिखता कैसा है। यही कारण है कि छोटे एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वे आइडेंटिटी के प्रूफ बनते हैं। हर बार जब आप वह छोटा एक्शन करते हो तो ब्रेन को एक वोट मिलता है, एक एविडेंस मिलता है, एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, शायद ये नई आइडेंटिटी सच है। मान लो आप खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हो, तो आपको हर दिन डिसिप्लिन की बड़ी स्पीच नहीं चाहिए, आपको डिसिप्लिन का प्रूफ चाहिए। छोटा प्रूफ भी चलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, वो धीरे धीरे जमा होती है। जैसे गुल्लक में एक एक सिक्का जमा होता है, पहले कुछ खास नहीं दिखता, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। वैसे ही आइडेंटिटी बनती है, एक एक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन ब्रेन मानने लगता है कि हाँ, यही मैं हूं। एक और बात बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर आपका ब्रेन हंसे नहीं। मतलब इतना बड़ा दावा मत करो कि खुद आपको ही नकली लगे। अगर कोई आज बिल्कुल शुरुआत में है और लिख दे कि मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, तो शायद उसका ब्रेन उसे सीरियस न ले। लेकिन अगर वो लिखे कि मैं ऐसा इंसान हूं जो हर दिन अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी काम पूरा करता है, तो बात ज्यादा रियल लगेगी। ब्रेन रियलिटी से जुड़ना पसंद करता है, इसलिए स्टेटमेंट प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और एक्शन वाला होना चाहिए। अब सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। सबकॉन्शियस को फैंसी वर्ड्स पसंद नहीं, उसे रेपिटेशन पसंद है। जो बात बार बार दिखाई जाती है वह उसे इंपॉर्टेंट मानने लगता है। अगर कोई इंसान रोज अपने बारे में एक जैसी पॉजिटिव आइडेंटिटी पढ़ता है और उसके साथ जुड़े एक्शंस भी करता है, तो धीरे धीरे वो बात अंदर बैठने लगती है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने और करने के कॉम्बिनेशन से। यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि सबकॉन्शियस को शब्दों से ज्यादा बिहेवियर पर भरोसा होता है। आप जो बार बार करते हो वही उसकी नज़र में आपकी असली पहचान बन जाती है। एक गार्डनर अगर खुद को गार्डनर कहता है लेकिन कभी पौधों को पानी नहीं देता, तो उसका लेबल बेकार है। लेकिन अगर वह रोज पौधों का ध्यान रखता है, तो बिना बोले भी लोग समझ जाएंगे कि वह गार्डनर है। यही आइडेंटिटी का नियम है। एक्शंस पहले बोलते हैं, वर्ड्स बाद में। इसलिए जब भी अपना आइडेंटिटी स्टेटमेंट बनाओ, उसमें ऐसा एक्शन जोड़ो जिसे रोज देखा जा सके, जो मेजरेबल हो, जो क्लियर हो, जो इमेजिनरी न हो। क्योंकि जितनी साफ आइडेंटिटी होगी उतना साफ बिहेवियर होगा, और जितना साफ बिहेवियर होगा उतना कम कंफ्यूजन होगा। फिर हर सुबह आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है। आपकी आइडेंटिटी पहले ही बता देगी। अगर आप खुद को हेल्दी इंसान मानते हो तो कुछ डिसीजंस आसान हो जाएंगे। अगर आप खुद को लर्नर मानते हो तो सीखना आसान लगेगा। अगर आप खुद को रिलायबल इंसान मानते हो तो अपने प्रॉमिसेस निभाना नेचुरल लगेगा। यानी आइडेंटिटी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कई लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश हैबिट्स से शुरू करते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन उससे भी गहरा लेवल आइडेंटिटी का है, क्योंकि हैबिट पूछती है कि आज क्या करोगे, आइडेंटिटी पूछती है कि तुम हो कौन। और जब किसी सवाल का जवाब अंदर से मिलने लगता है, तब बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। इसलिए अपने बारे में नई कहानी लिखो, लेकिन ऐसी कहानी नहीं जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगे, ऐसी कहानी जो रोज के एक्शंस में दिखाई दे, ऐसी लाइन जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर दोनों को जोड़ दे, ऐसी लाइन जिसे पढ़कर लगे कि हाँ, ये इंसान सच में ऐसा बन रहा है। क्योंकि आखिर में लोग वही नहीं बनते जो वे चाहते हैं, वे धीरे धीरे वही बनते हैं जो वे बार बार करते हैं। और जब आपकी आइडेंटिटी और आपके एक्शंस एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब चेंज मजबूरी नहीं रहता, वह आपकी नई पहचान बन जाता है। एक बहुत कॉमन बात है जो लगभग हर इंसान करता है, वह अपनी नज़र हमेशा मंजिल पर रखता है, लेकिन रास्ते पर कम ध्यान देता है। उसे मेडल चाहिए, मार्क्स चाहिए, मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पूरा फोकस सिर्फ आखिरी रिजल्ट पर चला जाता है। फिर क्या होता है, जितना बड़ा गोल होता है उतना ही दूर दिखाई देता है,
और जो चीज़ बहुत दूर दिखाई देती है वह कई बार डराने लगती है। मान लो किसी छोटे बच्चे को एक बहुत बड़ी सीढ़ी दिखाई जाए और कहा जाए कि ऊपर पहुंचना है, वह ऊपर देखकर ही घबरा सकता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि बस अगला स्टेप चढ़ो, फिर अगला, तो काम आसान लगने लगता है। यही फर्क प्रोडक्ट गोल और प्रोसेस गोल में होता है। प्रोडक्ट गोल मतलब आखिर में क्या पाना है, प्रोसेस गोल मतलब आज क्या करना है। प्रोडक्ट गोल भविष्य में रहता है, प्रोसेस गोल आज के दिन में रहता है। प्रोडक्ट इन गोल सपना दिखाता है, प्रोसेस गोल काम करवाता है। और जिंदगी बदलने वाला हिस्सा अक्सर प्रोसेस गोल ही होता है, क्योंकि सच कहें तो हमें रिजल्ट सीधे नहीं मिलता, हमें सिर्फ एक्शंस मिलते हैं। कोई किसान फसल नहीं उगाता, वह बीज बोता है, पानी देता है, मिट्टी का ध्यान रखता है, धूप का इंतजार करता है। फसल बाद में आती है, यानी उसका फोकस प्रोसेस पर होता है। अगर वह रोज खेत में जाकर सिर्फ यह देखे कि फसल कितनी बड़ी हुई तो वह परेशान ही होगा, क्योंकि ग्रोथ धीरे धीरे होती है। लाइफ के ज्यादातर गोल्स भी ऐसे ही हैं। एक और बात समझो, रिजल्ट हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस अक्सर हमारे कंट्रोल में होता है। मान लो 2 बच्चे दौड़ में हिस्सा लेते हैं, एक बच्चा पहला आता है, दूसरा तीसरा आता है। अब क्या तीसरा आने वाला बच्चा हार गया? जरूरी नहीं। अगर उसने पूरी मेहनत की, सही प्रैक्टिस की, अपना बेस्ट दिया, तो उसका प्रोसेस मजबूत था। रिजल्ट कई चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोसेस सीधे हमारे हाथ में होता है। इसीलिए प्रोसेस पर फोकस करना ज्यादा समझदारी की बात है। कई लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं, वे बड़ा गोल बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनका जोश कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उस चीज पर था जो अभी बहुत दूर थी। ब्रेन को प्रोग्रेस महसूस नहीं हुई, और जब प्रोग्रेस महसूस नहीं होती तो मोटिवेशन गिरने लगती है। लेकिन प्रोसेस गोल अलग काम करता है। वह ब्रेन को रोज छोटी जीत देता है, और ब्रेन को छोटी जीतें बहुत पसंद है। मान लो किसी ने तय किया कि उसे गिटार सीखना है। अगर वह रोज यही सोचता रहे कि मुझे एक्सपर्ट गिटारिस्ट बनना है, तो शायद उसे लगे कि मंजिल बहुत दूर है। लेकिन अगर उसका गोल सिर्फ आज 20 मिनट प्रैक्टिस करना हो, तो काम आसान लगेगा। 20 मिनट पूरे हुए, आज की जीत मिल गई, कल फिर वही, फिर अगले दिन वही। धीरे धीरे स्किल बननी शुरू हो जाएगी। यही प्रोसेस गोल की ताकत है। यह आपको फ्यूचर के बोझ से बचाता है और प्रेजेंट के काम पर फोकस कराता है। सोचो, अगर कोई बच्चा पेड़ लगाता है, पहले दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं दिखता, तीसरे दिन भी नहीं। अगर वह सिर्फ रिजल्ट देखेगा तो शायद निराश हो जाएगा, लेकिन अगर उसका ध्यान रोज पानी देने पर है तो वह काम करता रहेगा, और एक दिन पेड़ सच में बड़ा हो जाएगा। यही जिंदगी का रूल है। ग्रोथ पहले इनविजिबल होती है, बाद में विजिबल होती है। लेकिन लोग अक्सर इनविजिबल स्टेज में हार मान लेते हैं, क्योंकि वे प्रोसेस नहीं देख रहे होते, वे सिर्फ रिजल्ट देख रहे होते हैं। एक और मजेदार बात है, जब आपका फोकस रिजल्ट पर होता है तो स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो अटेंशन काम पर चली जाती है, और जब अटेंशन काम पर होती है तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। मान लो कोई बच्चा पेंटिंग बना रहा है, अगर वह हर 2 मिनट बाद यही सोचता रहे कि सब लोग उसकी पेंटिंग को पसंद करेंगे या नहीं, तो उसका ध्यान भटक जाएगा। लेकिन अगर वह कलर्स, शेप्स और ड्राइंग पर ध्यान दे तो पेंटिंग बेहतर बनेगी। यानी रिजल्ट को पकड़ने की कोशिश कई बार रिजल्ट को दूर कर देती है, जबकि प्रोसेस पर ध्यान देना रिजल्ट के चांस बढ़ा देता है। इसीलिए कई टॉप परफॉर्मर्स एक खास माइंडसेट रखते हैं। वे स्कोर बोर्ड कम देखते हैं,